नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज के इस शो में हम बात करेंगे देश में बढ़ रहे सीनियर लिविंग की, साथ में होंगे रियल्टी के दिग्गज। आगे बात करेंगे मई महीने में मुंबई बीएमसी एरिया में हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की, जिसने एक बार फिर 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अंत में बात होगी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मौजूद हाई राइज टावर्स की, जो 2030 तक एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर लिविंग की। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या 10.38 करोड़ की थी। अनुमान है कि 2026 तक की आबादी 17 करोड़ 32 लाख के करीब होगी। यूएनडीईएसए यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के मुताबिक उम्मीद है कि 2050 तक ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी को पार कर जाएगी। क्योंकि हमारा शो रियल एस्टेट से जुड़ा है, तो हम बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को रियल एस्टेट के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ जिम्मेदार डेवलपर्स स्पेसिफिकली सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब सीनियर लिविंग के सेगमेंट में संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। अभी हाल में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रेरा ने रिटायरमेंट होम और सीनियर सिटीजन हाउसिंग को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई डेवलपर सीनियर लिविंग के नाम पर प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें क्या क्या अनिवार्यताएं होंगी और क्या नहीं। जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि देश में सीनियर लिविंग की स्थिति क्या है, कितने डेवलपर्स इस क्षेत्र में हैं और कितने इसमें दाखिल होने की योजना बना रहे हैं, संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, सरकार की ओर से सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स में क्या सहयोग है और डेवलपर्स कैसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो दिग्गज हैं रियल एस्टेट के, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप और चेयरमैन नरेटको। एनके गुप्ता हमारे साथ हैं, चेयरमैन मंगलम ग्रुप। तो बहुत स्वागत करेंगे निरंजन हीरानंदानी सर और एनके गुप्ता सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे, भले ही आंकड़े बता रहे हैं कि बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में उन्हें प्रॉपर देखरेख की जरूरत होती है। सीनियर लिविंग की आगे जरूरत बढ़ने ही वाली है। हालांकि अभी बहुत अधिक डेवलपर्स इस क्षेत्र में नहीं हैं, गिने चुने डेवलपर्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बड़े देशों के मुकाबले भारत में सीनियर लिविंग का बाजार कितना बड़ा है? नमस्ते दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इसमें शरीक किए हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोगों की उम्र बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और एवरेज रिटायरमेंट के बाद काफी लोग जिंदगी अच्छी तरह से काट रहे हैं। लेकिन उनको जो मदद चाहिए, जो उनको सहायता चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ रहने के लिए जो चाहिए, उसके लिए हम सुविधाएं कर सकते हैं। और इसकी डिमांड तो बढ़ते जाएगी, क्योंकि जैसे उम्र लोगों की बढ़ेगी, रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी काटेंगे उनके लिए ये सब पॉजिटिव एक देखा जाए। काफी स्टेट्स में अभी सिचुएशन ऐसे हो गया है कि बच्चे सब विलायत चले जाते, तो यहाँ जो है वो सिर्फ एल्डरली रह जाते हैं, उनको घर में कोई सपोर्टिंग नहीं है। पहले जो जॉइंट फैमिली रहती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। और इसके साथ साथ जो सपोर्ट हमें चाहिए, हॉस्पिटल्स के चाहिए, डॉक्टर्स के चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट के चाहिए, और जो सपोर्ट चाहिए, वो सब सुविधाएं अकेले में हम नहीं दिला सकते। तो इसलिए सीनियर लिविंग की जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सीनियर लिविंग ओवरऑल देखा जाए तो उनकी डिमांड हाउसिंग क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में ये बढ़ रहा है। सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं होती, और भी जितनी सुविधाएं हैं, जो भी हैं, जैसे असिस्टेड एंट्री इनटू बिल्डिंग्स होते हैं, वहां देखा जाए, या जैसे दरवाजे के साइजेस हमें करना है वो देखा जाए, वो सब जगह ये इसकी सुविधाएं के नोटिस करनी। सरकार ने कुछ किया है, हमारे मुंबई कॉरपोरेशन में भी बताया है कि जितने भी फुटपाथ है वहां आपको व्हील चेयर असिस्ट के हिसाब से वो बनाना चाहिए। तो ये सब ऐसे हैं कि ओवरऑल जो डिमांड है सीनियर लिविंग की वो बढ़ते जा रही है, और मेरे अंदाज से फ्यूचर में भी ये बढ़ते जाएगा। एनके गुप्ता साहब, आपके पास आते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि आप भी सीनियर लिविंग में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो स्पेसिफिक गाइडलाइन आ चुकी है, क्या राजस्थान में भी ऐसी कोई गाइडलाइन है? राजस्थान में इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज से 10 साल पहले
जयपुर में आशियाना के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में सीनियर लिविंग कॉलोनी बनाई है, जिसमें करीबन 500 परिवार हैं, 500 फैमिलीज। और ये जो सुविधाएं हैं, जितनी भी मैंने अभी नोट की थी कि हमारा रेरा जो कर रहा है, वो सारी सुविधाएं हमने उसमें दे रखी है। और बड़ी ताजुब की बात यह है कि गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, जैसे कि रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मिस्टर बीजी गुप्ता, और कई सीनियर ऑफिसर्स वहां पे रह रहे हैं, रादर वो बुक करवाते हैं। तो सारी फैसिलिटी ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखी है वहां पे। और वहां जाने के बाद ये सारी फैसिलिटी तो है ही है, उसके अलावा एनवायरमेंट, वो सबसे बड़ी चीज है कि वहां हम लोगों ने एनवायरमेंट दिया कि सारे परिवार एक से हैं। और आप ताजुब करेंगे कि 500 फैमिलीज में जो सीनियर लिविंग में सिंगल मैन थे, सिंगल मैन या वीमेन, उनमें आपस में करीबन 30% मैरिजेज हो चुकी है। तो एक एटमोस्फेयर हुआ, सारी फैसिलिटीज हुई, कम्युनिटी लिविंग हुई, और मेडिकल फैसिलिटी सारी दी है। ये जो लिफ्ट और टाइप का स्टैंडर्ड दिया है, तो पीपल आर एंजॉय। ये पहला प्रयोग था राजस्थान में जो हमने किया, और ये मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। आज वहां एक भी फ्लैट, एक भी विला खाली नहीं है। और बिल्कुल। सेम पैटर्न के ऊपर हम एक प्लानिंग बना रहे हैं भिवंडी में। अभी हम पूरा लैंड ली है भिवंडी में, वहां हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं सीनियर सिटीजन की एक स्कीम बिल्कुल। वहां लाई जाए। निरंजन सर, सीनियर लिविंग में सरकार की ओर से क्या इंसेंटिव्स हैं? इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? आप नरेटको जैसे संगठन के चेयरमैन हैं, तमाम डेवलपर्स की उम्मीदें आप तक पहुंचती होंगी। ऐसे में सीनियर हाउसिंग को लेकर डेवलपर्स की क्या मांग है सरकार से? दीपक जी, अनफॉर्चुनेटली कोई भी सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं सीनियर लिविंग के लिए सेपरेटली कोई कुछ नहीं बनाया है। और लेकिन महाराष्ट्र के जो रेरा के अथॉरिटीज है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है उसके बारे में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीनियर असिस्टेड लिविंग के लिए अब तक सरकारी गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन हमारे जो ओवरऑल गाइडलाइंस जो हम हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, उनके द्वारा हम ये असिस्टेड लिविंग के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जैसे हमने बताया कि व्हील चेयर एक्सेस, स्ट्रेचर लिफ्ट्स जो हम करते हैं, असिस्टेड जो जितने भी बाथरूम वगैरह की जो है, वहाँ हम हैंडल्स वगैरह दिलाते हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है, वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम करवाते हैं। सेकेंड बात जो रहती है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सपोज कम्युनिटी हॉल होते हैं, जहां लोग मिलजुल के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। ये सब जो कम्युनिटी की सुविधाएं हैं वो होती है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है। और लास्ट जो रहती है वो एजुकेशनल टाइप रहती है, कि लोगों को शिक्षण हम दिला सकें कि उनकी जैसे स्वास्थ्य के बारे में वो कैसे अच्छे रह सकते हैं, खाना कैसे खा सकते हैं, कैसे उनको खुद अपने हेल्थ के बारे में देख सकते हैं। जो एल्डरली लिविंग्स को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अभी देखिए पार्किंसन हो या दूसरे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो उनको कैसे हम असिस्ट कर सके कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ फैसिलिटीज, डॉक्टर्स फैसिलिटीज, नर्सिंग फैसिलिटी। तो ये बहुत महत्व की बात होती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो रहती है, ये सीनियर लिविंग, असिस्टेड सीनियर लिविंग गिना जाता है। और लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे लोग जो विलायत में रहते हैं या बाहर रहते हैं, या उनकी कोई और शहर में काम रहते हैं, और या अभी न्यूक्लियर फैमिलीज रहते हैं जो अपने पिताजी के साथ, ग्रामीण फैमिलीज के साथ नहीं रहते, तो वो भी ये असिस्टेड एरियाज में उनको ये सुविधाएं काफी इजी पड़ते हैं। तो मेरे अंदाज से ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की तरफ से अब तक ऐसे कोई सुविधाएं नहीं दी है। एटलीस्ट ऑल ओवर द कंट्री तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, देने चाहिए। तो मेरे अंदाज से ये सब जो गाइडलाइंस हैं वो हमने ही बनवाया है, इंडस्ट्री ने किया है, और वो हम खुद फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टडी होती है कि ये सीनियर लिविंग, असिस्टेड लिविंग को कैसे कैसे सुविधाएं की जरूरत पड़ती है, और वो हिसाब से हम कर रहे हैं।
तो नेचुरली इसकी डिमांड बढ़ते जाएगी और फ्यूचर में भी मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग असिस्टेड लिविंग के लिए सुविधाएं बनाएंगे। और जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट जो किया है पूरा इसमें सब सुविधाएं के हैं और वो हाउसफुल भी है, तो मेरे अंदाज से फ्यूचर में भी वो हाउसफुल रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन में सही है कि मार्केट का भी काफी डिमांड फ्यूचर में भी रहना है। ठीक है, तो सर क्या हीरानंदानी ग्रुप सीनियर हाउसिंग सेगमेंट में एंट्री करने वाला है? वो अब तक हमने नहीं किया है। चेन्नई में ओरेगन में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, स्टडीज चल रही है और शायद हम वहाँ एक बिल्डिंग असिस्टेड लिविंग के साथ हम करेंगे। लेकिन हम काफी ऑन डिमांड जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं, टाउनशिप्स हैं, वहाँ जहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट करते हैं असिस्टेड लिविंग के बारे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करवाने की भी जरूरत पड़ती है, तो वो हम टाउनशिप्स में करते ही हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे कंप्लीटेड असिस्टेड लिविंग्स की कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन एक ओरेगन में, चेन्नई में हम करने जा रहे हैं। एनके गुप्ता सर, जाहिर तौर पर सीनियर लिविंग एक बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट है, चैलेंजेस क्या देखते हैं आप इसमें? हमने जो स्कीम बनाई है, जो निरंजन साहब कह रहे हैं, उनमें सारी फैसिलिटी हमने वहां डाली है। हमें जो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, जो हमने राजस्थान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी किया है, कि अगर जीएसटी व स्टैंप ड्यूटी की रिलीफ इनको मिल जाए सीनियर सिटीजन्स को, और विद इन उस प्रिविलेज में जो भी एक्टिविटी होती है अगर उस पर जीएसटी नहीं लगे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। सीनियर सिटीजन को एक रिलीफ मिलेगी, उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट भी अगर जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी के रूप में मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी है। हम सभी लोग सीनियर सिटीजन के प्रति जिम्मेदार, गवर्नमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक बिल्डर की जिम्मेदारी है। तो अगर ये रिलीफ मिलती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये कंसेप्ट और आगे बढ़ेगा। आशियाना और हमने जो मिलकर के सीनियर सिटीजन उत्सव जो बनाया है, ये एक रोल मॉडल। मैं आपसे इनवाइट करूंगा आपको और हीरानंदानी साहब को कि जब भी कभी वो जयपुर आए और स्पेशली इसी पर्पज से आए देखने के लिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहां के लोगों से मिलकर के, वहां के लोगों से संपर्क करके, कि हर फैसिलिटी जो भी आप मान लो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे ये कैंटीन और इसका हो, हर टाइप कार फैसिलिटी है, इनका होम सर्वेंट्स की फैसिलिटी है, सारा हमने वहां दे रखा है और बहुत अच्छी तरह से वो चल रही है। निरंजन सर, महाराष्ट्र रेरा ने सीनियर लिविंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है, उसका महाराष्ट्र के सीनियर लिविंग रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? क्या डेवलपर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा? अभी जरूर बढ़ेगा। ये एक सेगमेंट है जो मार्केट अनटैप्ड है यहाँ महाराष्ट्र में, मेरे अंदाज से और स्टेट्स में ज्यादा है। केरल, चेन्नई, जैसे राजस्थान में गुप्ता जी ने कहा, ऐसे और स्टेट्स में ज्यादा बढ़ोतरी की है। मेरे अंदाज से महाराष्ट्र में भी अभी आना ही है, और आ रहे हैं लेकिन कम नंबर पर है, आज की तारीख संख्या कम है। तो मेरे अंदाज से आज फ्यूचर में जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और आ रही है, वो कर रहे हैं। आज की तारीख में हम जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स है वहाँ असिस्टेड लिविंग, सीनियर लिविंग को हम असिस्टेंस दूसरी तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे गुप्ता जी बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसके हिसाब से हमने बनाया नहीं है, और लेकिन हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में करें, और दूसरे बिल्डर्स भी, डेवलपर्स भी जरूर करते हैं। तो मेरे अंदाज से ये प्रोत्साहित तो जरूर होगा, और फ्यूचर में जैसे एवरेज एज लाइफ स्पैन बढ़ती है वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ते जाएगी। डेफिनेटली सर, जिस तरह से एवरेज एज बढ़ रही है, हालांकि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि तमाम एजेंसियों का डेटा बता रहा है कि आने वाले समय में बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी देश में होगी। जाहिर तौर पर उन्हें एक अच्छे रहन सहन, हेल्थ और देखरेख की बेहतर जरूरत होगी। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर सीनियर हाउसिंग के तौर पर बड़ा रोल निभा सकता है। सीनियर लिविंग में तमाम संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि ये सेगमेंट पिक नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र रेरा ने पहल की है, गाइडलाइन बनाई है, ऐसा दूसरे राज्यों के रेरा भी इसकी ओर शायद अपना ध्यान बढ़ाएंगे। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर्स को इंसेंटिव देने की जरूरत है ताकि ये सेगमेंट ग्रोथ करे। तो निरंजन सर, एनके गुप्ता सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे मुंबई में बढ़ते हाई राइज टावर्स की और मई महीने में मुंबई में हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की। छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं मई में मुंबई में हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की। मुंबई में घरों की बिक्री ने एक बार फिर से 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में बीएमसी एरिया में मई महीने में 11,802 यूनिट रजिस्टर हुई हैं, जो मई महीने में बीते 12 साल में सबसे अधिक हैं। और बीते साल मई महीने में हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से तुलना करें तो 20% का इजाफा हुआ है। इसमें राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी के रूप में 1010 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और इसे और भी बारीकी से समझने की अगर हम कोशिश करें तो एरिया वाइज देखें तो 500 वर्ग फीट तक के 33% घर हैं, वहीं 500 से 1000 वर्ग फीट तक के सबसे अधिक 51% घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बड़े आकार के घर यानी 1000 से 2000 वर्ग फीट के 13% घर हैं और 2000 वर्ग फीट से अधिक बड़े घरों का जो हिस्सा है वो महज 2% है। हालांकि रेवेन्यू वाइज बड़े घरों का योगदान अधिक रहता है। इसे कीमत के आधार पर भी समझ लीजिए। मुंबई बीएमसी एरिया में 50 लाख तक की कीमत के 2747 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हैं। 50 लाख से 1 करोड़ कीमत की 3179 यूनिट हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ कीमत की सबसे अधिक 3355 यूनिट रजिस्टर हुई हैं, तो वहीं 2 करोड़ से अधिक कीमत वाले 2521 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है। यानी मोटे तौर पर देखिए तो जो महंगे घर हैं उनका ओवरऑल रजिस्ट्रेशन में 40% का हिस्सा है। ये तो बात हुई मई महीने की, लेकिन बीते एक साल में अगर सबसे अधिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मार्च 2024 में देखने को मिला था। बीते मार्च मुंबई बीएमसी एरिया में 14,149 घर बिके थे। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताते हैं। कुल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जो खरीदार हैं उनमें मिलेनियल्स और जेनएक्स जनरेशन के 73% खरीदार हैं। जेनएक्स जनरेशन वो है जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं, तो वहीं मिलेनियल्स जिन्हें जेन वाई भी कहा जाता है, इस जनरेशन के लोग 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं। तो ये था डेटा मुंबई में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी जवाब देने में। आप झट से दुबई की बुर्ज खलीफा का नाम अपनी जुबान पर ले आएंगे। अगर मैं कहूं कि भारत में सबसे अधिक हाई राइज बिल्डिंग्स कहां हैं तो भी आप बिना वक्त गंवाए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का नाम बता देंगे। लेकिन मुंबई में कितनी हाई राइज इमारतें हैं, अगले कुछ सालों में कितनी हाई राइज इमारतें बनकर तैयार होने वाली हैं और हाई राइज बिल्डिंग की परिभाषा क्या है, ये सवाल थोड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं। तो मैं बताता हूं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग्स का डेटा पेश किया गया है। एनारॉक की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 40 मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों की संख्या में 34% का इजाफा होने वाला है। साल 2023 तक एमएमआर में 154 ऐसी तैयार इमारतें हैं जो 40 मंजिल से अधिक हैं। 2030 तक इस लिस्ट में ऐसी 207 और इमारतें जुड़ने वाली हैं जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जब बात हाई राइज बिल्डिंग्स की होती है तो नेशनल बिल्डिंग कोड की परिभाषा कहती है कि वो इमारतें जो 4 मंजिल से अधिक हैं या फिर 15 मीटर से अधिक ऊंची हैं, ऐसी इमारतों को हाई राइज या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जा सकता है। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं इससे भी कहीं अधिक ऊंची इमारतों का। दरअसल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2023 तक 13,767 तैयार हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और अगले 5 से 6 साल में 10,149 और ऐसी बिल्डिंग बनकर तैयार होने वाली हैं। यानी 2030 तक एमएमआर में यह आंकड़ा 23,916 हाई राइज बिल्डिंग्स का हो जाएगा। इसकी और डिटेल्स में अगर हम जाएं तो सबसे अधिक संख्या उन हाई राइज बिल्डिंग्स की है जो 20 मंजिल तक की हैं। ऐसी 12,126 इमारतें तैयार हैं और 2030 तक 8,096 और इमारतें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नंबर आता है उन इमारतों का जो 20 से 40 मंजिल के बीच हैं। ऐसी 1,487 इमारतें बनकर तैयार हैं और अगले कुछ साल में 1,846 और इमारतें बनने वाली हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मुंबई मेट्रो एरिया की आबादी जो कि करीब मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो आबादी है करीब 2 करोड़ 16 लाख से अधिक है। हालांकि 2011 से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन निजी एजेंसियों का जो डेटा है उनका अनुमान है लगभग यही है कि आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। ऐसे में क्या मुंबई का बुनियादी और सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है कि इन बढ़ती इमारतों का भार ले पाएगा? तेजी से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए क्या हम ऐसे निर्माण कर रहे हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करेंगे? जब साल दर साल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेहिसाब बरसात हो रही है, ऐसे में ग्रीन कंस्ट्रक्शन, ग्रीन एनर्जी को लेकर हमारे क्या लक्ष्य हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। या फिर हम सिर्फ कंक्रीट जंगल बनाने में व्यस्त हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो सोचने की जरूरत है। बहरहाल आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।